Hello friends, welcome back to my YouTube channel and today I will discuss chapter 10. Okay, so chapter 10 is straight lines. So what is straight lines? तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की ही बात करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में आपने इससे प्रीवियस क्लासेस में जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th में आपने वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक आपने किया था, तो वहाँ पर आपने जो टॉपिक किया था उसी से रिलेटेड पहले तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देन आफ्टर आपको क्लास 11th में क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ तो आपने वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, नंबर 1 आपने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूला, राइट। तो डिस्टेंस फार्मूला आप सभी को पता है क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूले में बेसिकली क्या होता है, कोई दो पॉइंट होते हैं। जैसे सपोज दैट एक पॉइंट आपका ये यहाँ पे कोई गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। ए जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 कामा y1 है। जो बी हमारा कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2 है, राइट। तो अगर हमें इसकी डिस्टेंस पता करनी हो, ए बी की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, तो इसके लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला हमारा हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों फार्मूले में से हम कोई एक फार्मूले का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ क्या है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद आपने वहाँ पे पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, राइट। अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूले की, तो सेक्शन फार्मूले में आपने वहाँ पे पढ़ा था कि जैसे सपोज दैट आपके पास में क्या है, कोई लाइन है, राइट। मान लीजिए आपको यहाँ पे ये ए गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या है, x1 कामा y1 है। और ये बी गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2 है। और यहाँ पे कोई पॉइंट p है, राइट। सेक्शन फार्मूले के दो केसेस हैं, एक है इंटरनल डिवाइड का, एक है एक्सटर्नल डिवाइड का। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो इंटरनली डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट इसका हम रेशियो ले लेते हैं कि सपोज दैट ये जो है इस ए बी लाइन को m/n रेशियो में हमें क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा m हो गया और ये हमारा n हो गया। m/n का मतलब आप समझ रहे हैं, ए पी पार्ट हमारा m है और हमारा जो बी पी पार्ट है वो हमारा क्या है, n है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है इसके लिए फार्मूला लिखते हैं। तो इसका सेक्शन फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला, राइट। सेक्शन फार्मूले में दो केसेस मैंने आपको बताए हैं। एक तो मैंने केसेस आपको ये बताया है कि व्हेन p डिवाइड्स इंटरनली, राइट। अगर ये इंटरनली डिवाइड करेगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। दैट इज़ कोऑर्डिनेट ऑफ p हमारे कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ p अगर आप लिखोगे यहाँ से तो कोऑर्डिनेट ऑफ p का मतलब हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारा mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा ये हो जाता है हमारा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तो हमारा हो गया व्हेन p डिवाइड्स इंटरनली, राइट। दूसरा केस इसी में और एक आता है व्हेन p डिवाइड्स एक्सटर्नली, राइट। अगर ये एक्सटर्नली करेगा तो उसके केस में क्या हो जाएगा, p डिवाइड एक्सटर्नली, तो उसके केस में आप कोऑर्डिनेट ऑफ p लिखोगे। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो जो p का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखा जाएगा, वो हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, कॉमा ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। तो ये फार्मूला हमारा हो गया किसका, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा जब ये केस होगा क्या, एक्सटर्नली डिवाइड का। एक्सटर्नली डिवाइड का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर ये p यहाँ हो जाएगा, a पॉइंट यहाँ है, b पॉइंट यहाँ है, लाइक दिस, राइट। इसी में आप इसको a और b के कोऑर्डिनेट वही सेम आप लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने कर ली कि आपने इसको क्लास
10th में पढ़ा था। इसके बाद आपने वहाँ पे पढ़ा होगा मिड पॉइंट का फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूले की बात करते हैं। तो मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हो अच्छे से। मिड पॉइंट फार्मूले की हम लोग अगर बात करें तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारा जो है वो होता है, जैसे सपोज यहाँ पे m और n की वैल्यू अगर सेम हो जाती है, मतलब अगर ये इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये मिड पॉइंट तो होगा। अगर m और n हमारे यहाँ इक्वल आ जाएंगे तो ये p जो हमारा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट फार्मूले में यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या लिखेंगे आप, x1 प्लस x2/2 कॉमा हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो ये फार्मूला हमारा हो गया मिड पॉइंट का। ये भी आपने क्लास 10th में ही पढ़ा था। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, और आगे हम लोग बात कर रहे हैं अभी इसकी। हाँ, अब इसके बाद इसमें आता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ा था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हम लोग बात करें अगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है बेसिकली होता क्या था, वहाँ पे आपको 3 कोऑर्डिनेट दिए होते थे। ये ए है और ये आपका बी है, ये आपका सी है। ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 कामा y1 है, और आपका जो बी का कोऑर्डिनेट है वो x2 कामा y2 है। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x3 कामा y3 है, राइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमारा यहाँ से होता है 1/2, और इसको आप एक ट्रिक के थ्रू लर्न कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं, क्या है वो, 1 2 3 प्लस आप इसको लिख सकते हो 2 3 1 प्लस आप लिख सकते हैं 3 1 2, राइट। अब इसको ज़रा समझते हैं क्या है आखिर ये। तो यहाँ 1/2 रखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप x1, ब्रैकेट पे लिखेंगे आप y2 माइनस y3, राइट। और प्लस यहाँ आ जाएगा x2 और यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1, प्लस हो जाएगा x3 और y1 माइनस y2, राइट। तो इस ट्रिक के थ्रू भी इसको आप लर्न कर सकते हैं। लर्न करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो ये 123 प्लस 231 का मतलब आप समझ गए। 1 जो है x1 के लिए है, 2 जो है y2 के लिए है, 3 जो है इसके लिए। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला है। फिर आपने इसमें एक केस पढ़ा होगा आपने कि अगर सपोज दैट हमारा इसका ट्रायंगल के एरिया अगर ज़ीरो हो जाए, और ट्रायंगल के एरिया को बेसिकली हम डेल्टा से डिनोट करते थे। अगर डेल्टा विल बी ज़ीरो then we can say that points are collinear। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इस केस में हमारे क्या होंगे, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होगा, एक लाइन पे होंगे, तब ये ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट्स आर कोलिनियर देन डेल्टा विल बी ज़ीरो हो जाएगा, ओके। तो ये तो बात हो गई आपने क्लास 10th में जो चीज़ें पढ़ी थी। अब हम आते हैं क्लास 11th की बात करते हैं। क्लास 11th में सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्लोप ऑफ अ लाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्लोप ऑफ अ लाइन की हम लोग बात करते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन की आप बात करोगे तो आप देखिए, आप यहाँ पे आपको ये तो पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इससे तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं फ़िलहाल। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन ले रहे हैं जिस लाइन का हमें बेसिकली स्लोप लेना है। तो इसकी डेफिनीशन है कि अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स 2 एंगल्स विद एक्स एक्सिस। मतलब एक तो एंगल ये देखिए यहाँ पे ये थीटा बना रहा है, तो दूसरा एंगल यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझते हैं, ओके। तो बात क्या है, डेफिनीशन क्या है कि अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया हमारा, इस पे एक लाइन हो गई। ये लाइन हमारी क्या करती है, 2 एंगल फॉर्म करती है, और ये जो 2 एंगल हमारे फॉर्म करते हैं विच आर सप्लीमेंट्री, और जो कि क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। यू नो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इन एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 अगर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए, हमने एक यहाँ पे एक लाइन एल ले लिया है और ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रही है, ओके। और थीटा मेड बाय द लाइन एल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज आप समझते हैं ना, क्लॉक ऐसे चलती है, मूव करती है, आप एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस साइड में आप ले रहे हो, राइट। तो ये मूवमेंट हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ओके। अब इस केस में यहाँ पे जो हमारा थीटा होता है, थीटा के लिए बेसिकली कंडीशन क्या होती है, थीटा जो हमारा होता है वो 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, और ना ही 0 से स्मॉल होगा और ना ही 180 से ग्रेटर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बिटवीन हमारा ये थीटा लाई करता है।
तो इसकी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इफ़ थीटा इज़ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन एल देन tan थीटा इज कॉल्ड द स्लोप और ग्रेडियंट, राइट। ग्रेडियंट भी हम इसी को बोलेंगे। तो यानी कि और जो हमारा स्लोप होता है उसे बेसिकली हम जो है एम से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन, एम इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, एम इज इक्वल टू tan थीटा, ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन हो गया। क्लियर हो गया। डेफिनेशन भी मैंने बता दी, इसका फार्मूला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके देखिए और भी फॉर्म्स होते हैं, इसके और भी फॉर्म्स होते हैं। तो चलिए हम दूसरे फॉर्म्स को समझते हैं। अब अगर आपको क्या है स्लोप निकालना है, लेकिन क्या है कि आपके पास में 2 पॉइंट आपको गिवन है, राइट। 2 पॉइंट आपको गिवन होने का मतलब हो गया कि देखिए ये आपकी लाइन थी, यहाँ पे आपका ये थीटा एंगल फॉर्म हो रहा था, और यहाँ पे कोई 2 पॉइंट लिए गए हैं। इनको अगर हम यहाँ से ज्वाइन करा दें, सपोज इसको हम ऐसे ज्वाइन करा देते, इसको यहाँ से ज्वाइन करा देते हैं, ठीक है। और देखिए अगर ये एंगल थीटा है भाई, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, बिकॉज करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, दैट्स वाई ऐसा हो जाएगा। और पी के कोऑर्डिनेट को अगर हम यहाँ पे कुछ एज्यूम कर ले, तो पी का कोऑर्डिनेट हम सपोज दैट यहाँ ले लेते हैं कि x1 y1 है, राइट। ये हमारा क्या हो गया, पी को हम ले रहे हैं कि ये सपोज दैट क्या है x1 y1 है, और ये हमारा q है, इसके कोऑर्डिनेट को हम ले रहे हैं x2 y2 है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये सपोज दैट m पॉइंट हो गया, तो 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये x1 y1 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है x1 है, और ये डिस्टेंस जो है वो हमारी क्या है y1 है, राइट। इसी तरीके से इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको भी यहाँ से ऐसे ज्वाइन कराते तो आपको इतना पता चल जाता कि ये डिस्टेंस हमारी x1 है और ये डिस्टेंस हमारी y1 है, राइट। इसी तरीके से हम इस पॉइंट की क्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमारी ली गई है, इसको हम यहाँ पे ले सकते हैं x2 ले सकते हैं, और ये हम टोटल डिस्टेंस को y2 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप डायग्राम में देखें तो इसको हम ले लेते हैं E, इसको ले लेते हैं F। अब अगर हम यहाँ से EF की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो EF की वैल्यू को डायग्राम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, x2 माइनस x1 मैंने बोला, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसमें QM को लिखना चाहें, तो QM को हम लोग लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल PQM की, PQM में अगर हम लोग बात करते हैं tan थीटा, राइट। tan थीटा m इज इक्वल टू होता है स्लोप होता है, tan थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडी अपान बेस, और इसके लिए यहाँ परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ये हमारा QM है। और बेस की बात करोगे तो बेस हमारा यहाँ पे PM है, राइट। इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करें तो QM की जो वैल्यू है वो क्या है, y2 माइनस में y1 अपान, और PM की वैल्यू, PM ही हमारा क्या है, ये हमारा PM ही हमारा EF के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसको हम इसको हम PM भी कह सकते हैं। ये हमारा PM हो गया, देखिए ना, ये और ये दोनों सेम होंगे ना, दैट्स वाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x2 माइनस x1, राइट। तो कुल मिला करके आपने यहाँ से देखा m इज इक्वल टू हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा ही हमारा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल भी हमारा tan थीटा हो जाता है। तो आपने देखा ये स्लोप निकालने का एक और तरीका है जो कि आपको पता चल गया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी स्लोप की। दूसरा हम स्लोप का फॉर्मूला यहाँ से एक और भी लिख सकते थे चाहे तो, मतलब इसके 2 केस हैं। एक तो केस हमने आपको ये समझा दिया, दूसरा केस अगर आप लेके चलेंगे 180 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट से, तो उसका भी स्लोप भी निकल कर यही आएगा, राइट। तो आप डायरेक्टली यही लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी इन फॉर्मूलों की। चलिए अब हम आगे आते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, हाँ, तो अब आते हैं कोऑर्डिनेट, इसकी कंडीशंस हमारी कुछ यहाँ पर हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंडीशंस की। तो कंडीशंस ऑफ पैरेललिज्म, राइट। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है, पैरेललिज्म, पैरेललिज्म, राइट। पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी, तो इन दोनों की कंडीशन की हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की। हम लोग बात करते हैं तो पैरेललिज्म का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज दैट हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन बना लिया, यहाँ पे हमने ये 2 लाइनें ले ली। ओके, अब ये जो 2 लाइनें हमने यहाँ ली हैं, सपोज दैट इसका ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है, इसका एंगल ये क्या है, बीटा है। ओके, अब अगर इसका एंगल अल्फ़ा और बीटा है, राइट,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इफ़ लाइन L1 इज़ पैरेलल टू L2, मतलब ये हम एक L1 ले लेते हैं, सपोज L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं। लाइन अगर हमारी हम यहाँ पे लेके चलते हैं L1 पैरेलल टू अगर हमारा L2 है, राइट। अगर L1 और L2 हमारे पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा जो होगा वो हमारा बीटा के इक्वल हो जाएगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। क्यों होगा, इसका भी कुछ रीज़न है। अल्फ़ा और बीटा हमारा इक्वल क्यों होगा, क्योंकि अगर दोनों लाइनें पैरेलल होती तो इन एंगल्स को हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब अगर हम बोथ साइड में यहाँ पे tan ले लें तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से कह सकते हैं tan बीटा। दैट इज़ हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फ़ा हमारा सपोज दैट इज स्लोप m1 हो गया और ये क्या हो गया, स्लोप m2 हो गया। तो कुल मिला के ये कंडीशन किसकी हो गई, पैरेललिज्म की हो गई। ओके, अब आते हैं दूसरी कंडीशन पे, परपेंडिकुलरिटी की हम लोग बात करते हैं। तो परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या हुआ, इसके लिए भी हम फिगर यहाँ देख लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या किया, एक लाइन हमने ये बना ली है ना, और एक लाइन ये बनाई हमने, इसका जो एंगल है वो ग्रेडियंट है वो बीटा है, और दूसरी लाइन हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, इसका ग्रेडियंट अल्फ़ा है, राइट। तो एक लाइन हम, और इनके बिटवीन ये हमारा क्या है, 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे पे ली गई हैं। तो ये हमारा L1 है और ये हमारा L2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अगर लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो एंगल बीटा होगा, ये जो एंगल हमारा बीटा होगा, डायग्राम से हम लोग लिख रहे हैं, इस एंगल बीटा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस 90। बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 क्यों होगा पता है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है। आपको मालूम है कि अगर ये 90 बन रहा है तो बट नेचुरल है ये भी 90 ही होगा ना। तो आपने ट्रायंगल की कंडीशन क्लास 10th में पढ़ी है कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो इनके सम के हमने इक्वल इसे ले लिया। अब अगर हम इसी चीज़ में क्या करें, टेकिंग tan कर लें, तो tan बीटा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं tan में अल्फ़ा प्लस 90 लिख सकते हैं, और बेटा tan 90 प्लस थीटा आपको मालूम है क्या होता है, ये होता है माइनस में cot थीटा, दैट इज़ cot अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया tan बीटा। अब हम इसी चीज़ को यहाँ से लिख सकते हैं -1 अपान, इसे कर सकते हैं tan अल्फ़ा, ये हमारा हुआ यहाँ से tan बीटा, राइट। इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे tan अल्फ़ा tan बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1, ठीक है। अब tan अल्फ़ा tan बीटा, आप tan अल्फ़ा आप जानते हो ये m1 है, tan बीटा आप जानते हो ये m2 है, तो यहाँ से आपको ये मिल गया। तो कुल मिला करके अगर कोई दो लाइनें आपकी क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तो उस केस के लिए आपका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगल बिटवीन टू लाइन की हम लोग बात करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन, राइट। एंगल बिटवीन टू लाइन की हम लोग बात करेंगे तो देखिए उसके लिए कंडीशन क्या है, हम फिगर बनाते हैं इसका। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक लाइन हमारी ये दी गई है, एक लाइन हमारी ये दी गई है, और ये जो एंगल है वो हमारा अल्फ़ा 1 बना रहा है यहाँ पे, और दूसरा जो एंगल हम ले रहे हैं वो अल्फ़ा 2 बना रहा है। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है यहाँ पर ये थीटा लिया गया है, इधर हम इसको फाई ले लेते हैं। ओके, अब अगर हमें इसका यहाँ पे वो निकालना है तो इसके लिए बेसिकली बहुत इजी काम हमें करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं कि जैसे देखिए आप अगर बात करोगे, जैसे ये हमने बोला ये एंगल हमारा थीटा है, राइट। अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो हम लोग इस एंगल को भी थीटा लिख सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा ना। फिर वही कंडीशन हम लोग यहाँ से लगा दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, दैट्स वाई इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फिगर से अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ से अगर हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू पता करें तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आएगा अल्फ़ा 2 माइनस हो जाएगा अल्फ़ा 1, राइट। अब इस पर हम क्या करें, tan थीटा अगर ले लेते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan में अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, और यह आपने टेक्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा हुआ है, इस फार्मूले को यहाँ यूज़ करिए। फार्मूले को आप यूज़ करोगे तो क्या लिखोगे, tan अल्फ़ा 2 माइनस हो जाएगा tan अल्फ़ा 1 अपान, इसे लिख सकते हैं 1 प्लस tan अल्फ़ा 1 और tan अल्फ़ा, या tan अल्फ़ा 2 tan अल्फ़ा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया tan थीटा का वैल्यू, ठीक है। tan थीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से जो हमारा tan अल्फ़ा 1 है वो m1 है, और ये जो tan अल्फ़ा 2 है वो m2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कितना, m2 माइनस m1 अपान हो जाएगा कितना, 1 प्लस m1 m2।
तो आपने देखा यहाँ से tan थीटा की वैल्यू को आपने ये निकाल दिया, ठीक है। अब इसके एक्चुअली दो केस होते हैं, तो उन दो केस को अगर आप यहाँ पे फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें लिख सकते हो। हाँ देखिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या लिखोगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कंडीशन क्या बताई, एक केस तो मैंने आपको ये बता दिया, जो tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला मैंने आपको बोला, वो tan थीटा इज इक्वल टू मैंने आपको बोला कि ये होता क्या है, m2 माइनस m1 अपान में 1 प्लस m1 m2 होता है, ठीक है। ये तो हमने tan थीटा का वैल्यू समझाया। अब यहाँ पे हमने जो फिगर बनाया था, आपको भी मैंने यहाँ पे दिखाया, जो हमने ये फिगर बनाया था, आप यहाँ पे देखिए, जो ये फिगर था, अगर सपोज दैट ये हमारा एंगल थीटा है, राइट, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, इतना एंगल हमारा ये अगर थीटा है, राइट, तो रिमेनिंग एंगल की अगर आप बात करोगे तो इसको 180 माइनस थीटा ही तो आप लिखोगे, ओके। इस कंडीशन से आप इसमें चल सकते हो ना। तो वही सेम चीज़ लेकर अगर हम यहाँ पे चलेंगे, तो दूसरा केस अगर हम यहाँ लेके चलेंगे, तो उस केस में जो है इसको हम लिख सकते हैं tan फाई, राइट। सपोज दैट हम अगर यहाँ tan फाई ले लेते हैं, तो tan फाई को हम लोग लिख सकते हैं, यस, हाँ, तो tan फाई इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ से, tan में ये हो जाएगा कितना, 180 माइनस में थीटा हो जाएगा बेटा। 180 माइनस थीटा हमारा जो होता है वो होता है माइनस का tan थीटा, राइट। आपने देखे tan थीटा की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पता की हुई, तो इसको यहाँ अगर पुट करोगे तो m2 माइनस m1 अपान आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, राइट। तो ये हमारा हो गया। तो आपने देखा, एक तो आपने tan थीटा इज इक्वल टू वो निकाला है, दूसरा आपने ये निकाला है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो कंडीशन इसकी मिल रही हैं, ओके। तो इसकी दो कंडीशन मिलने का मतलब कुल मिला करके हम इसमें जो फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे, मॉड में m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये हमारा हो गया एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आपने देखा यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ओके। अब इसमें आती है अगली कंडीशन, इसको लर्न कर लीजिए। इसमें अगली कंडीशन आती है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, राइट। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोई 3 पॉइंट्स कैसे कोलिनियर होंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। अगर सपोज दैट हमें मान के चलते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो है एक लाइन ली गई है, इस लाइन पे हमारे कोई 3 पॉइंट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। एक पॉइंट सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। ए बी सी 3 पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है। अगर ये 3 पॉइंट को हमें कोलिनियरिटी शो करना है, तो इसके लिए बेसिकली क्या हम करेंगे, यहाँ पर इसकी एक कंडीशन होती है, सिंपल सा हम इसको याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। क्या होगा वो, स्लोप ऑफ लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, स्लोप ऑफ बी सी, राइट। तो ये इसका फार्मूला हो गया। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यानी कि इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए इसके स्लोप के। अगर ऐसा होता है तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा लाइंस होंगे, वो सॉरी, जो हमारे हाँ पॉइंट्स होंगे, वो हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो आपने देखा इस तरीके से, ये इस एक्सरसाइज से रिलेटेड फॉर्मूले थे। तो आप जो है अब इसकी एक्सरसाइज 10.1 ट्राई कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने जितनी भी कंडीशन थी, जितने भी फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। सबसे पहले मैंने आपको क्लास 10th का रिव्यू कराया, राइट। 10th का जो भी पोर्शन था वो मैंने आपको रिव्यू कराया, जो भी फॉर्मूले थे। फिर उसके बाद मैंने 11th में से स्टार्ट किया, स्लोप की बात करी। स्लोप में अगर केवल एंगल दिया हो तो फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा मैंने निकलवाया। अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो तो मैंने उसका फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान में x2 माइनस x1 मैंने वहाँ पे आपको फाइंड आउट कराया, ठीक है ना। और इसके बाद हमने आपको जो है फिर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी की कंडीशंस हमने बताई। फिर उसके बाद एंगल बिटवीन हमने टू लाइन निकलवाया, जो कि ये है। फिर इसके बाद कोलिनियरिटी आप 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी का केस हमने आपको समझाया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ओके। आप इसकी प्रिपरेशन करिए, इसको आप एक्सरसाइज सॉल्व करिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।